नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्रों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे। तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो वैकेंसी बहुत सारी है आपके सामने, तैयारी को धार अपने देते रहिए। आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन या राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के टॉपिक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले तीन वीडियो हमारे आ चुके हैं। एक में हमने कांग्रेस का गठन और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों को देखा। दूसरे वीडियो में हमने बंगाल के विभाजन से लेके होम रूल मूवमेंट तक के, यानी कि 1905 से लेकर के 1916 तक, 15-16 तक के जितने भी घटनाक्रम हुए थे लखनऊ अधिवेशन तक, हमने उस सब कुछ देखा। तीसरे वीडियो में हमने महात्मा गांधी के विषय में, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किए गए कार्यों के विषय में, भारत में प्रारंभिक उनके जो 3 आंदोलन थे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह, इसे हमने पूरे विस्तार से देखा। इस वीडियो में हम 4 टॉपिक देखेंगे दोस्तों: रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इन चारों टॉपिक्स को हम जो है चर्चा करेंगे, विस्तार से इनको देखेंगे। इनसे बनने वाले प्रत्येक फैक्ट पर, प्रत्येक प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि कोई चैनल पर पहली बार आया है, पहले भी आ चुका है पर उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनके साथ बैठ करके आप तैयारी करते हैं। एक बार इन नोट्स का स्तर देखिए दोस्तों, आपको लगेगा कि हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल, वीडियो को लाइक करना चाहिए। दोस्तों स्तर बहुत जबरदस्त है नोट्स का। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिएगा, इस टॉपिक से यदि प्रश्न पूछा गया होगा तो उस प्रश्न का उत्तर आपको इन नोट्स में जरूर मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट के विषय में आप सभी ने सुना है, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का तेजी से विस्तार हो रहा था। महात्मा गांधी जी की एंट्री हो चुकी है भारत की इस राजनीति में, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में। अंग्रेज परेशान हैं कि किसी भी प्रकार से इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर, चाहे वो अहिंसक रूप से हो या हिंसक रूप से हो, इन पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। भारत में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है और इसी प्रकार यदि आक्रोश बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब अंग्रेजी सत्ता का नाश हो जाएगा। तो वे कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि क्रांति की कमर ही तोड़ दी जाए। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए इस अधिनियम को लाया गया था, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और कब आया था यह अधिनियम? तो यह अधिनियम आया था वर्ष 1919 में। लेकिन यह अधिनियम अचानक से नहीं प्रकट हुआ था दोस्तों। 1917 में एक आयोग का गठन किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उस आयोग का नाम था सेडिशन आयोग, या फिर उसी को हम कह सकते हैं सेडिशन कमीशन। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, अपनी सिफारिशें दी, और उसकी सिफारिशों के आधार पर ही रॉलेट एक्ट को तैयार किया गया है। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा फैक्ट है। उच्च स्तर की पुस्तकों में आपको यह फैक्ट मिलेगा कि किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर रॉलेट एक्ट को या रॉलेट अधिनियम को तैयार किया गया था। तो सेडिशन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। क्या था इस अधिनियम में? तो दोस्तों ये जो अधिनियम था, आज की लैंग्वेज में बात की जाए तो जो आपका मौलिक अधिकार होता है स्वतंत्र रहने का, उस अधिकार का हनन था। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जैसी रिट पढ़ते हैं ना आप मौलिक अधिकारों के रूप में, तो उसका हनन था ये। यानी कि आपने कुछ नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, सिर्फ संदेह है कि आप जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हैं, तो आपको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। किसी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के सबूत की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के गवाह की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के वारंट की जरूरत नहीं। बस उठाएंगे, जेल में डाल देंगे और जब मर्जी होगी जब आजाद करेंगे। असभ्य समाज में भी इस प्रकार के कानून नहीं होते जो सभ्यता का दंभ भरने वाली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर के आई थी। यानी इस अधिनियम में व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। यानी उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है कि यह व्यक्ति क्रांतिकारी है या ब्रिटिश साम्राज्य का खतरा है। उन्हें तो बस लग रहा है कि यार इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक नहीं है, थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है, तो उठा के जेल में डाल दो।
यानी कि किसी क्रांतिकारी के विरुद्ध कुछ भी साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने इस अधिनियम को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा। यानी कि जब आपसे कुछ पूछा ही नहीं जाना, किसी सबूत की जरूरत नहीं है, कोर्ट में आपको प्रोड्यूस नहीं करना, तो वकील की भी जरूरत नहीं है, दलील आप कर नहीं पाओगे, और जब अपील यानी न्यायालय में भी आप सुनवाई कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अधिनियम ही ऐसा है कि आपकी जब मर्जी होगी आप किसी को भी जेल में डाल देंगे। जब आपको लगेगा कि अब ये खतरा नहीं रहा तो इसे उठा करके छोड़ दीजिए। अब कोई मौलिक अधिकार का हनन किया ही नहीं, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग काम हुआ है, क्योंकि मौलिक अधिकार माना ही नहीं गया स्वतंत्रता का। तो फिर आप कोर्ट में, न्यायालय में भी नहीं जा सकते। न्यायालय में जाओगे तो आपका कोर्ट जो है रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। तो बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून इसे किसने कहा है? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा है। किसे कहा है? रॉलेट एक्ट को कहा है। और किस आयोग की सिफारिश पर आया था यह एक्ट? सेडिशन कमीशन की सिफारिश पर। गांधी जी ने इसे काला कानून कह करके पुकारा है। तो बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून किसने कहा है? मोतीलाल नेहरू ने। और काला कानून किसने कहा है? गांधी जी ने। ऑफिशियल नाम क्या था इस रॉलेट एक्ट का? तो ऑफिशियल नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम सन 2019। अब ऐसा अधिनियम यदि आप लेकर के आओगे भारत में तो भारतीय स्वागत तो करेंगे नहीं, सीधी सी बात है, विरोध होगा। तो अब विरोध करने के लिए भारत की राजनीति में कौन बैठा है? महात्मा गांधी। यानी अब जितने भी आंदोलन होंगे वो महात्मा गांधी के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। तो इस अधिनियम के विरोध में गुजरात में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का निर्माण किया गया। तो कब किया गया था गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का निर्माण? तो रॉलेट एक्ट के पारित होने के उपरांत 6 अप्रैल को देशवासियों से देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया। यानी उन्होंने कहा रॉलेट एक्ट के अधिनियम के, रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल को एक साथ समूचे राष्ट्र में हड़ताल होनी चाहिए। तो किस तिथि में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है? तो 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है गांधी जी ने। तिथि याद रखिएगा, कब? 6 अप्रैल 1919। इंपॉर्टेंट तिथि है दोस्तों। 6 अप्रैल 1919, 8 अप्रैल 1919 तिथियों से प्रश्न आते हैं। दिल्ली में एक व्यक्ति थे स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने जामा मस्जिद से 50,000 लोगों को संबोधित किया इस अधिनियम के विरोध में। बहुत बड़ा अमाउंट है। आज की तरह सोशल मीडिया का जमाना नहीं था कि फेसबुक पे ऐप वो डाल दी कोई वीडियो, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाल दी, यूट्यूब का शॉर्ट्स बना के डाल दिया और वायरल हो गई और लोग आ जाएंगे। नहीं, उस समय 50,000 लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप आइए, बहुत ही मुश्किल काम है। तो उस समय में स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद से 50,000 लोगों को संबोधित किया था। यानी देश में विरोध का जो स्तर था वो बहुत उच्च लेवल पे था। ये प्रश्न पूछा गया है कि किसने दिल्ली की जामा मस्जिद से रॉलेट एक्ट के विरोध में लोगों को संबोधित किया या एक भीड़ को संबोधित किया, तो वो हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने ही जो है गांधी जी से आह्वान किया था कि गुजरात से निकल करके पंजाब की तरफ आइए। ठीक है, अभी आगे हम घटनाक्रम पढ़ेंगे। कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि पंजाब में रोष की लहर दौड़ गई। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के कहने पर ही गांधी जी गुजरात से पंजाब की ओर चले हैं, लेकिन रास्ते में ही पलवल स्टेशन है और उस पलवल स्टेशन पे उनकी हो गई है गिरफ्तारी। लेकिन ऐसी क्या घटना घटी थी कि गांधी जी को पंजाब आना पड़ा? तो पंजाब में 2 सत्याग्रही हैं, एक का नाम है सैफुद्दीन किचलू और ये हैं सत्यपाल मलिक। पंजाब में ये रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं और बहुत बड़े तरीके से विरोध कर रहे हैं। इनका जो है प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है और पंजाब में जनता इनके पीछे पीछे अनुकरण कर रही है और ब्रिटिश सरकार देख रही है कि बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न होने वाला है इस सैफुद्दीन किचलू से और सत्यपाल मलिक से।
तो इसी रॉलेट एक्ट अधिनियम का फायदा उठा करके इन्होंने सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके उन्हें धर्मशाला में भेज दिया, यानी धर्मशाला में बंदी बना लिया है। तो किसे गिरफ्तार कर लिया है? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, यानी पंजाब में जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे घनघोर तरीके से, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात से पंजाब की जनता बहुत क्रोधित है और स्वामी श्रद्धानंद चाहते हैं कि ऐसे समय में गांधी जी गुजरात में न रह करके इस पंजाब में होने चाहिए ताकि इस विरोध को एक राह दिखाई जा सके। तो गांधी जी को बोला है, तो गांधी जी चले हैं कहां से? गुजरात से। और गुजरात से जब वो पंजाब की तरफ जा रहे हैं तो हरियाणा में एक स्टेशन पड़ता है, पलवल रेलवे स्टेशन, और इस पलवल रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब? 8 अप्रैल 1919। और भारत में गांधी जी की ये पहली गिरफ्तारी है, यानी भारत में उनकी पहली राजनीतिक गिरफ्तारी। ये गिरफ्तारी, इसको सही कर लीजिए दोस्तों, गिरफ्तारी। भारत में गांधी जी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी जो है वो कब हुई है? तो वो हुई है 8 अप्रैल 1919 को। कहां से? तो हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन से। किस अधिनियम के विरोध करने के कारण हुई है? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के कारण, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती है कि सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी से पंजाब की हालत नाजुक है और ऐसे में यदि गांधी जी पंजाब पहुंच गए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो गांधी जी को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक गिरफ्तार हो चुके हैं, गांधी जी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसे समय में पंजाब में एक रोष का माहौल है और उसी समय एक त्योहार आता है बैसाखी, जो कि पंजाबियों का, सिख धर्म का एक बड़ा त्योहार है। और उस वर्ष जो बैसाखी नाम का ये जो त्योहार आया था वो आया था 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, पर वह सभा कैसी थी? शांतिपूर्ण सभा, केवल चर्चा की जानी थी। क्यों की जानी थी? क्योंकि पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर धर्मशाला भेज दिया गया। तो ये लोग केवल ये थे कि सभा बुलाएंगे, लोगों से डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो है अंग्रेज सरकार का विरोध करना है, ज्ञापन सौंपेंगे अंग्रेज सरकार को कि प्लीज सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को छोड़ दिया जाए। कहीं भी किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने का जो है प्रयास इस सभा का नहीं था, शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। लेकिन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर ने आदेश दिया जनरल डायर को, दोनों ही डायर हैं। पंजाब का जो गवर्नर है उसका नाम क्या है? माइकल ओडायर, और उसने आदेश किसे दिया? जनरल डायर को, कि जाओ इस जाकर के इस सभा को तितर बितर कर दो। जनरल डायर गया और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना प्रारंभ कर दी। छोटा सा मैदान था, उस मैदान से बाहर निकलने का केवल एक मार्ग था और उस मार्ग पर अंग्रेज अधिकारी अपने हाथों में बंदूक लेकर खड़े थे। भीषण कत्लेआम मचाया है, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मारे गए हैं उसमें। अंग्रेजी आंकड़ा है 379 का, यानी रिपोर्ट जो आई है वो अंग्रेजों के द्वारा वो कहती है कि 379 लोग मारे गए, जबकि वास्तव में संख्या इसकी 4 या 5 गुनी थी, यानी 1000 से लेके 1500 लोगों के बीच में मारे जाने की संभावना है। और कुछ पुस्तकें कहती हैं कि 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, यानी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना लोग तो कम से कम इस जलियांवाला हत्याकांड में मारे गए थे। यानी ये जो संख्या है ये 379 नहीं थी, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो घटनाक्रम आपको समझ में आ रहा है? रॉलेट एक्ट पास किया गया, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, उन्हें गिरफ्तार करके धर्मशाला भेज दिया गया। उनके समर्थन में आ रहे हैं महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा की जा रही है, जहां पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश पर जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी। दहल गई है भारत की जनता। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में
ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया है। तो नाइटहुड की उपाधि को किसने त्यागा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब त्यागा है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। देखिए इस तरीके से प्रश्न आते हैं, कब त्यागा है? रॉलेट एक्ट के विरोध में, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में, खिलाफत आंदोलन के समय या असहयोग आंदोलन के समय। तो कब त्याग दिया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के उपरांत जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शंकर नायर नाम के भारतीय थे और इन शंकर नायर ने वायसराय की इस कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो दो बातें हुई, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी है और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया है। दीनबंधु एंड्रयूस चार्ली महात्मा गांधी जी के दोस्त थे। ये एंड्रयूस चार्ली यूरोपियन हैं, इनको दीनबंधु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को, और दीनबंधु किसे कहा जाता है? एंड्रयूस चार्ली को। और इस एंड्रयूस चार्ली ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा है। यानी सोची समझी हत्या थी। ऐसा नहीं है कि गए थे और भीड़ को आपने हट जाने का आदेश दिया, भीड़ ने आपका विरोध किया और आपने गोली चला दी। नहीं, जनरल डायर सोच के ही गया था कि आज मैं जलियांबाग में जाकर के कत्लेआम मचा दूंगा। सोच करके गया था, जानबूझकर की गई हत्या है। और ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं दीनबंधु एंड्रयूस चार्ली जी। घनघोर विरोध हुआ और अंग्रेजों ने इस हत्याकांड की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया। देखिए क्या मजाक किया अंग्रेजों ने, एक आयोग बनाया है। क्या बनाया है? आयोग। और उस आयोग का नाम क्या रखा है? हंटर आयोग। कितने सदस्य हैं उस आयोग में? तो 8 सदस्य हैं। 5 यूरोपियन हैं और 3 भारतीय हैं। कितने भारतीय हैं? 3 भारतीय। कौन कौन? नाम याद रखिएगा, चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। 3 नाम, चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। किसमें? हंटर आयोग में। और हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अब देखिए बेशरम अंग्रेज सरकार का ये बेशरम आयोग कहता क्या, जरा एक बार पढ़िए। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोलियां चलाना आवश्यक हो गया था। यानी जरूरी हो गया था गोली चलाना। भीड़, यानी ये बताना चाह रहा है कि भीड़ उग्र हो रही है, जबकि भीड़ शांत थी, शांतिपूर्ण रूप से बात कर रही थी। लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्क संगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। मना नहीं कर रही, कह रही है कि हाँ ठीक है, जितना बल जरूरी था उस बल से ज्यादा प्रयोग किया है, फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। यानी कहीं भी मान रही है कि हाँ ठीक है, थोड़ा ताकत ज्यादा लगा दी, थोड़े बल का प्रयोग ज्यादा कर लिया, पर वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जनरल डायर एक उत्तम कोटि का, उच्च दर्जे का अपराधी व्यक्ति है जो हत्या करने ही वहां गया था। नहीं, कोई सजा वजह नहीं दी। सजा तो छोड़ो, अभी देखना, अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक हो गया था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्क संगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया, और फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। यानी छुपा दिया जनरल डायर के कर्तव्यों को, कह दिया कि हाँ ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, मान लिया लोग मर गए, पर जरूरी था। ऐसा नहीं है कि कोई दुर्भावना से ग्रसित होकर के डायर ने ऐसा कुछ किया हो, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था साहब। ऐसा किसने कहा? हंटर आयोग ने। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले इंडेमनिटी बिल पास कर दिया, यानी थोड़ा बहुत मुआवजा दिया। सजा के तौर पर डायर को केवल नौकरी से बर्खास्त कर दिया कि जाओ भाई तुम इंग्लैंड चले जाओ, सजा के तौर पर। अब एक बात बताना, जब वो सही कर रहा है तो उसको सजा क्यों दे रहे हो? इसका मतलब वो उसने गलत तो किया है, लेकिन सजा भी क्या दी? बस नौकरी से निकाल दिया। फांसी चढ़ा देना चाहिए था जबकि ऐसे व्यक्ति को।
और सजा नहीं दी है आपने, आपने उसे बचाने के लिए ऐसा किया। देखिए ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यानी संसद में ब्रिटेन की डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए, उसे सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 2600 पाउंड की राशि प्रदान की गई, यानी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भैया आप भारत में यदि कत्लेआम मचाओगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। यानी कि हंटर आयोग ने तो उसे माफ कर ही दिया, उसको अपराधी घोषित किया ही नहीं, बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। ब्रिटेन की गवर्नमेंट और ब्रिटेन की संसद भी उसकी प्रशंसा में कसीदे पड़ रही है, उसे सॉर्ड ऑफ ऑनर दे रही है, 2600 पाउंड की राशि दे रही है। इसका मतलब भारतीयों को न्याय मिलने की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। गांधी जी ने हंटर आयोग की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने लीपापोती कहा है कि ये रिपोर्ट कुछ नहीं है, फालतू का कमीशन था, पहले से ही तय करके आया था, क्लीन चिट देनी है और बस लीपापोती करी और हंटर को इसको जनरल डायर को क्लीन चिट दे दी। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी, तहकीकात कमेटी। हालांकि इस कमेटी का कुछ होना, कोई पावर तो थी नहीं इसमें, बस पता लगाना चाह रही थी। कौन था इस तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष? तो मदन मोहन मालवीय। और इसके और कौन कौन मेंबर थे? तो इसमें मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, देशबंधु चित्तरंजन दास थे और अब्बास तैयब थे। यानी कांग्रेस की ओर से जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसे तहकीकात कमेटी कहते हैं। और इस तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता किसने करी है? मदन मोहन मालवीय ने। और इस तहकीकात कमेटी में अन्य मेंबर कौन है? तो मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास और अब्बास तैयब। और ये क्या कर सकती है बेचारी? कुछ ऑर्डर तो सुना नहीं सकती, केवल निंदा कर सकती थी। तो जनरल डायर की इसने निंदा करी और उसके निर्णय को विवेकहीन और भावावेश में उठाया गया कदम बताया। पर ये बेचारे कर तो कुछ सकते नहीं थे ना, कर कोई नहीं सकता था, लेकिन प्रतिशोध तो लिया ही जा सकता है। तो 1940 में ऊधम सिंह नाम के एक क्रांतिकारी ने इंग्लैंड के कॉन्स्टन हॉल में इस जनरल डायर की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो प्रतिशोध ले लिया, काफी समय बाद सही, पर ऊधम सिंह नाम के इस क्रांतिकारी ने लंदन के अंदर घुस करके, उन्हीं के घर में घुस करके जनरल डायर को क्या करा? यमलोक का मार्ग दिखा दिया। तो आपने रॉलेट एक्ट देखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अब दो आंदोलन होंगे, एक होगा खिलाफत आंदोलन और एक होगा असहयोग आंदोलन। तो पहले जरा एक नजर खिलाफत आंदोलन पर मारी जाए। खिलाफत आंदोलन वास्तव में देश की आजादी के लिए किया गया आंदोलन नहीं है। यह इस आंदोलन का संबंध डायरेक्टली इस देश की आजादी से के लिए संघर्ष से नहीं है, पर कर्क किया किसके खिलाफ जा रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ। इस वजह से इसका फायदा किसे होगा? इसका फायदा होगा भारतीय आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष को, यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले संघर्ष को फायदा पहुंचाया इस खिलाफत आंदोलन ने। इसलिए इसे हम पढ़ते हैं इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत ही। एक बात थोड़ी पृष्ठभूमि समझिए। विश्व एवं भारत के मुसलमान तुर्की सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में इस खलीफा का जिक्र हम कई बार करेंगे। तो खलीफा समझिए एक तरीके से प्रतिनिधि मानते हैं, सबसे बड़ा मतलब जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उनके उत्तराधिकारी आप समझ लीजिए। यानी इस्लामी जगत में जितने भी देश होते हैं, उन देशों में जितने भी राजा या जितने भी लीडर होते हैं, उन सब में जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो तुर्की का सुल्तान ही है। और इस तुर्की के सुल्तान को क्या कहते हैं? तुर्की के सुल्तान को कहते हैं साहब खलीफा। क्या कहते हैं? खलीफा। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने वादा किया था भारतीय मुसलमानों से कि आप जो है हमें मदद कीजिए इस प्रथम विश्व युद्ध में, और हम तुर्की, क्योंकि तुर्की ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहा था, मित्र राष्ट्रों के अगेंस्ट खड़ा था तुर्की, तो तुर्की के खलीफा के साथ में किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं करेंगे और इस खलीफा का किसी भी प्रकार से कोई अहित नहीं करेंगे। पर युद्ध में मित्र राष्ट्र जीत गए और तुर्की का जो गुट था, जिस गुट में तुर्की था, वह गुट हो गया पराजित
और एक संधि की गई जिसे सेवर्स की संधि के नाम से जाना जाता है। और इस सेवर्स की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इस बात से सारे इस्लामिक जगत में रोष की लहर दौड़ उठी और हर इस्लामिक कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन होने लगे। भारत भी इससे अछूता नहीं है, भारत में भी ये आंदोलन हुए। भारत में इस आंदोलन की शुरुआत किसने करी है, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने करा, तो इस आंदोलन का नेतृत्व भारत में किया है अली बंधुओं ने। मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाई हैं जिन्होंने भारत में प्रारंभिक चरण में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में यह नेतृत्व गांधी जी के हाथ में चला गया। तो मित्र राष्ट्रों के इस रवैये से भारतीय मुसलमान सहित विश्व के सभी मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ गई। भारतीय मुसलमानों ने खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए भारत में आंदोलन शुरू कर दिया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया इस आंदोलन को, इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा गया। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इसे खिलाफत आंदोलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसी वजह से तो यह आंदोलन किया गया था कि खलीफा के पद को समाप्त नहीं कीजिए, खलीफा के पद को दोबारा से स्थापित आप कीजिए। इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया, इस आंदोलन का नाम रखा गया दोस्तों खिलाफत आंदोलन। क्या क्या घटनाएं घटित हुई इस आंदोलन के दौरान, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु मोहम्मद अली एवं शौकत अली कर रहे थे। चर्चा हमने करी इस बात पे। 1919 में अली बंधु, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। यानी जब भी कोई आंदोलन चलाया जाता है तो एक संगठन बनाना आवश्यक होता है। तो अली बंधुओं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो इस खिलाफत आंदोलन को दिशा दिखाने के लिए समिति का गठन किया गया जिसे खिलाफत कमेटी कहते हैं। तो कौन कौन शामिल था इस खिलाफत कमेटी में, तो मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, मौलाना आजाद थे, हकीम अजमल खान थे और हसरत मोहानी थे। ठीक है, नवंबर 1919 में इस खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया था, दिल्ली में। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो गांधी जी ने करी है, यानी गांधी जी ने समर्थन दे दिया है खिलाफत आंदोलन को। अब जबकि खिलाफत आंदोलन इस देश की स्वतंत्रता के लिए तो लड़ा नहीं जा रहा, फिर गांधी जी इस आंदोलन को समर्थन क्यों दे रहे हैं, क्यों गांधी जी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना है कि यदि गांधी जी या और दूसरे हिंदू खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, मुसलमानों की मदद करते हैं, तो इससे मुस्लिम हिंदू एकता बढ़ेगी। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। आपको बता दें, जब ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था उस समय तक जिन्ना कट्टरपंथी नहीं थे। तो जिन्ना ने मना किया था गांधी जी को कि आप जो है खिलाफत आंदोलन में हिस्सा मत लीजिए, क्योंकि एक सांप्रदायिक आधार पर लड़ा जाने वाला आंदोलन है और इससे जो है स्वतंत्रता संग्राम की जो दिशा है वो सांप्रदायिक हो जाएगी। यानी मोहम्मद अली जिन्ना उस समय मना कर रहे हैं, पर गांधी जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, आज हम मुसलमानों की मदद करेंगे तो मुसलमान भी हमारे आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। यानी इससे हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि ही होगी। ऐसा किसने कहा है, महात्मा गांधी जी ने। जून 1920 में खिलाफत कमेटी का दूसरा अधिवेशन कहां पर होता है, तो वो होता है इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। पहला कहां हुआ, दिल्ली में। उसकी अध्यक्षता किसने करी, गांधी जी ने। दूसरा अधिवेशन 1 मई जून 1920 में कहां हो रहा है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। और इसी सम्मेलन में गांधी जी को खिलाफत आंदोलन चलाने का अधिकार दे दिया गया। यानी ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन चलाने का अधिकार गांधी जी को कब प्राप्त हुआ, तो यह प्राप्त हुआ जून 1920 के प्रयागराज अधिवेशन में। और अब जो है आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, गांधी जी। प्रारंभ में किसने किया है, अली बंधुओं ने, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने। पर अब जून 1920 के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगे, तो अब आंदोलन का नेतृत्व करेंगे गांधी जी। हालांकि समय के साथ ये आंदोलन कमजोर पड़ता चला गया और 1924 में जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी,
तो इस सरकार ने खलीफा के लोगों का पद समाप्त कर दिया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। यानी कि तुर्की में क्रांति हुई और पब्लिक जो है पुराने राजवंशों को हटा करके, जैसे हर देश में पहले राजवंश चलते थे फिर वहाँ लोकतंत्र आ गया तो क्रांति टाइप होती है ना, तो वैसे ही तुर्की में भी था। कमाल पाशा के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है और वो जो सरकार है इस खलीफा के पद को ही समाप्त कर देती है। तो अब जो खलीफा का पद है वो ऑफिशियली उसी देश के लोगों ने समाप्त कर दिया ना, किसी अंग्रेज ने या बाहरी ताकत ने तो नहीं समाप्त किया। तो फिर सीधी सी बात है, फिर अब इस आंदोलन में दम कहाँ बची। अंग्रेज तो कहेंगे ना आप आंदोलन कर क्यों रहे हो, जिस देश के लिए आप आंदोलन कर रहे हो उस देश के लोग स्वयं खलीफा के पद को समाप्त कर रहे हैं। तो ये आंदोलन जो है 1924 में जाकर के अपने आप समाप्त हो गया। लेकिन 1919-20 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और उसी समय में एक और आंदोलन प्रारंभ हुआ है और उसका नाम क्या है, असहयोग आंदोलन। यानी गांधी जी के द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर किया जाने वाला पहला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। देखिए, नियमित अधिवेशन के अलावा जो भी अधिवेशन बुलाए जाते हैं वो विशेष अधिवेशन कहलाते हैं। तो 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और इसमें ही असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी विशेष अधिवेशन में कोई प्रस्ताव पारित करते हैं तो नियमित अधिवेशन में उस प्रस्ताव की पुष्टि कराना आवश्यक होता है। तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में जो है कलकत्ता में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि अब हम देश में एक आंदोलन करेंगे जिसे हम असहयोग आंदोलन का नाम देंगे। तो अब इस प्रस्ताव की पुष्टि करानी पड़ेगी आपको नियमित अधिवेशन में। तो नियमित अधिवेशन कब हुआ, तो दिसंबर 1920 में। कहां पर हुआ, तो नागपुर में हुआ और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, वी राघवाचार्य। ठीक है, वी राघवाचार्य। यानी विशेष अधिवेशन तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ है, नियमित अधिवेशन वी राघवाचार्य की अध्यक्षता में नागपुर में हुआ है। और इस नागपुर में उस समय दो फैसले लिए गए। पहला क्या, पहला तो ये कि स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया जाए। अभी पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही, स्वराज की बात हो रही है। यानी ध्यान रखिएगा, ये स्वराज शब्द पहली बार कब प्रयोग किया गया, तो ये किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। याद है, पिछले वीडियो में तो चर्चा करी है ना हमने। तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो वो करी है दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को लक्ष्य कब घोषित किया गया, तो वो किया गया है दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करी है वी राघवाचार्य ने। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य कब घोषित किया गया, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करी है जवाहरलाल नेहरू ने। ये तीनों अलग अलग प्रश्न हैं। तो पहले निर्णय के अनुसार स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया और कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे के बाहर जाकर जन संघर्ष को अपनाया, जैसे कर देने से इनकार करना, सीधी कार्यवाही जैसी गतिविधियों को अपनाना। यानी अब जो है कांग्रेस धीरे धीरे उग्र होती जा रही है। इसके अलावा रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है इसी 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए और क्या निर्णय लिए गए, तो छोटे छोटे कई निर्णय लिए गए, जैसे कि सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करना। 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी कांग्रेस की संख्या में वृद्धि, सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं अब गांधी जी। तो सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करना, 30 सदस्यों वाली एक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन करना, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन या कह सकते हैं पुनर्गठन करना, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना और छुआछूत को समाप्त करना, स्वदेशी वस्तु मुख्यतः हाथ की कटाई बुनाई को प्रोत्साहन एवं चरखे और खादी का प्रयोग शुरू करना।
और यथासंभव हिंदी भाषा का प्रयोग। ये सभी नागपुर के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, वी राघवाचार्य, उसमें ये सभी बिंदुओं को पारित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए और थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा रह गया। यानी इकोनॉमी पर वार किया है इस बार गांधी जी ने। गांधी जी ने कैसरे हिंद, याद है ना आपको, अंग्रेज सरकार ने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी थी क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सेना में शामिल होने की सलाह दी थी। इसी वजह से गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला एजेंट या सार्जेंट का है, ये सब चर्चा कर ली थी ना हमने। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया। रॉलेट एक्ट के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी और रॉलेट एक्ट के ही विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। लेकिन असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया। तो ध्यान रखिएगा कब लौटाया है, तो इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में नहीं लौटाई है, जबकि इन्होंने कब लौटाई है, इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय। और बहुत सारे वकील थे जिन्होंने अपनी वकालत भी छोड़ दी, जैसे मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन झा, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद, टी प्रकाशन आदि। इन सभी लोगों ने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी कि अब हम देश की आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन करेंगे। और क्या प्रश्न बनते हैं इस असहयोग आंदोलन से, तो असहयोग आंदोलन के संबंध में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन चल रहा है विजयवाड़ा में, विजयवाड़ा अधिवेशन। और इस अधिवेशन में कांग्रेस की जो सदस्यता है उसे 1 करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इसी विजयवाड़ा अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया और अब क्या है, लंगोट धारण करने लगे। जो फोटो में आप तस्वीर देखते हैं ना गांधी जी की, वो इसी विजयवाड़ा अधिवेशन में पहली बार उभर करके सामने आई। यानी अब वो सिर्फ एक लंगोट यानी एक आधी धोती टाइप पहनते थे और सिर पर, बॉडी पर एक गमछा उनके पड़ा रहता था। यानी अर्धनग्न फकीर की तरह उन्होंने अब यहाँ से अपना जीवन बिताया है। तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत होनी थी उसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, यानी 1 अगस्त 1920 बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। यानी आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन है जिसने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होते तो देखा पर इसका अंत होते नहीं देखा, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कुछ ही समय पश्चात मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद उनके नाम पर एक फंड बनाया गया और उस फंड में 6 माह में ही 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। उस जमाने के 1 करोड़ रुपए, यानी आप वैल्यू सोच सकते हैं कि उस जमाने में 1 करोड़ रुपए जमा होना मतलब आज के अरबों खरबों रुपए। तो मात्र 6 महीने में असहयोग आंदोलन के नाम पर और तिलक जी के नाम पर इस फंड का नाम पड़ा था। यानी बाल गंगाधर तिलक के नाम पर एक अच्छा खासा अमाउंट, लगभग 1 करोड़ रुपए आए थे फंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें। 1919 का ये जो अधिनियम आया था, इसके तहत चुनाव कराए जाने थे भारत में, लेकिन आंदोलन के चलते कांग्रेस ने 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। ठीक है, 1921 में चेम्सफोर्ड के स्थान पर रीडिंग वायसराय बनकर के आया। ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में आया, तो चेम्सफोर्ड के। जलियांवाला बाग किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ, तो चेम्सफोर्ड के। असहयोग आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ, तो चेम्सफोर्ड के। पर 1921 में चेम्सफोर्ड की जगह पर रीडिंग वायसराय बनकर के भारत आया, जिसका कार्यकाल 1921 से 26 है। और इस रीडिंग ने वायसराय बन के भारत आते से ही दमन चक्र बढ़ा दिया, यानी अब ये आंदोलनकारियों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने लग गया। यानी जनता अब गुस्से से भरी हुई है। गांधी जी ने घोषणा करी कि यदि 7 दिनों के अंदर ये राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो वे इस आंदोलन को और तेज कर देंगे। यानी रीडिंग ने आते से ही तो दमन चक्र बढ़ा दिया, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने लग गए। और वहीं गांधी जी धमकी दे रहे हैं खुली अंग्रेजों को कि 7 दिन है तुम्हारे पास, या तो सभी राजनीतिक कैदियों को आजाद करो वरना हम आंदोलन तेज कर देंगे। पर गांधी जी का आंदोलन अहिंसक होता। पर 5 फरवरी 1922 को हिंसक घटना घट गई, जिसे हम चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं या चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं।
चौरी चौरा कहाँ है? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा। और इस चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने क्या करा दोस्तों, भीड़ पर गोली चला दी। जो आंदोलनकारी थे, जो आंदोलन कर रहे थे, धरने दे रहे थे, उस भीड़ पर अंग्रेजों ने चला दी क्या? गोली। इससे जनता भड़क उठी। जनता ने उन अंग्रेजों को पकड़ा, थाने में बंद किया और बाहर से थाने में लगा दी आग। यानी एक थानेदार सहित 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। अब गांधी जी सोच रहे हैं कि एक बड़े लेवल पर एक अच्छा खासा आंकड़ा पुलिस वालों का, मरने वालों का है, जिससे अब ब्रिटिश सरकार क्रोधित हो जाएगी और वो दमन चक्र को और ज़्यादा बढ़ा देगी, ऐसा डर लग रहा है गांधी जी को। इस वजह से गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को गुजरात के बारडोली नामक स्थान पर कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई और इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यानी एक बड़े लेवल पर देश की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन केवल एक घटना के चलते वापस ले लिया गया। और वो घटना कब घटित हुई? 5 फरवरी 1922 को। और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, यानी एक झटके में वापस ले लिया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र जैसे नेताओं ने गांधी जी के आंदोलन वापस लेने के निर्णय की क्या करी? आलोचना करी। पर गांधी जी ना बड़े हठी किस्म के थे, आप देखोगे। यानी वो जो ठान लेते थे ना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। लोग यदि उनकी बात नहीं मानते हैं और लगातार विरोध करते हैं तो गांधी जी क्या करते थे? फिर गांधी जी हड़ताल पे बैठ जाया करते थे। ठीक है, तो सभी लोग निर्णय की आलोचना कर रहे हैं, पर गांधी जी कह रहे हैं नहीं, मेरा द्वारा लिया गया निर्णय ठीक है, असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन कब रद्द किया गया? 12 फरवरी 1922 को। कहां से रद्द किया? तो गुजरात के बारडोली से रद्द किया था। इस आंदोलन वापसी की कई लोगों ने अलग अलग तरीके से आलोचना करी है। जैसे सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, और इस इंडियन स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। यानी आंदोलन को वापस लेने को क्या कहा है सुभाष चंद्र बोस ने? तो राष्ट्रीय संकट कहा है। कहाँ कहा है? तो अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा है। मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि ठीक ऐसा ही है जैसे कन्याकुमारी के गांव के लोगों की कार्य की सजा हिमालय के गांव को लोगों को देना। यानी एक छोटा सा गांव है गोरखपुर के पास में चौरी चौरा, और उसमें यदि कोई घटना घटित हो गई है तो पूरे देश में चल रहा आंदोलन आपने वापस ले लिया। ये तो ऐसा ही है कि कन्याकुमारी के गांव का कोई व्यक्ति अपराध करे और सजा आप दे हिमालय के गांव के किसी व्यक्ति को। चलिए, जो भी है, आंदोलन वापस ले लिया गया। गांधी जी का देश में विरोध हो रहा है और इस बात का फायदा उठा रहे हैं ब्रिटिश सरकार, और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लग रहा है कि अब इस समय देश गांधी जी से रुष्ट है, तो गांधी जी के गिरफ्तार होने पर किसी को कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो गांधी जी को सजा सुनाई जाती है 6 वर्ष की। और किसने सुनाई थी? तो ब्रूम्सफील्ड नाम के जज ने। यह प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी को किसने सजा सुनाई थी असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर? तो ब्रूम्सफील्ड ने। कितने साल की सुनाई थी? तो 6 वर्ष की। ठीक है, लेकिन होता क्या है, 1924 में ही 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को मुक्त कर दिया जाता है। और ग्राउंड क्या बताया जाता है? खराब स्वास्थ्य के कारण। यानी ब्रूम्सफील्ड नामक व्यक्ति ने गांधी जी को कितनी सजा सुनाई थी? तो इन्होंने सुनाई थी 6 वर्ष की। पर लगभग 2 ही वर्ष बाद गांधी जी वापस आ जाते हैं खराब स्वास्थ्य के चलते। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। अगले बेहतरीन टॉपिक्स के साथ में हम आपके सामने पुनः एक बार हाजिर होंगे। तब तक आप क्या कीजिए? तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।